है एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका, वेलकम है आपका, वार्म वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज सर आप क्या लेके आए हो हमारे लिए। आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर लेके आए हैं। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की फ्री ऑफ कॉस्ट विथ डिटेल्ड एसएम को वर्ड टू वर्ड अपन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जिसकी प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अपन स्टार्ट कर रहे हैं सर चैप्टर नंबर 3। सर आगे बढ़ने से पहले ज़रा ये बता दीजिए कि आप कब तक ख़त्म कर देंगे। मेरा टारगेट है कि आई विल कंप्लीट इट बाई जन मिड, मतलब 15 जनवरी तक आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, सारे चैप्टर्स के ऑडिटिंग के, सीए फाइनल ऑडिटिंग के, फॉर मई 2024 एग्जाम एंड ऑनवर्ड्स। फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मसालेदार, एकदम बोलते हैं ना ज़बरदस्त चैप्टर है। चैप्टर नंबर 3 का नाम है सर ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट एग्जीक्यूशन। सर प्लानिंग क्या होता है, स्ट्रेटेजी क्या होता है, एग्जीक्यूशन क्या होता है, समझाते हैं भाई, समझाते हैं। शांति से देखते हैं। सर ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट एग्जीक्यूशन, ये 3 टॉपिक है। इन 3 टॉपिक के बारे में हमें चैप्टर पढ़ना है। ये थोड़ी सी केस स्टडी दे रखी है, एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चैप्टर कैसा रहेगा, आपको पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे। इस चैप्टर में समझने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा इंटरलिंकिंग है। थोड़ा शॉर्टकट तरीका निकाला है मैंने, कोशिश करी है कि मैं समझा पाऊँ। इस चैप्टर में अपन ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोग्राम एंड ऑडिट स्ट्रेटेजी, ये 3 चीज़ें कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो 30 to 40 मिनट्स का रहेगा, फिर इसका एक पार्ट 2 आएगा एंड देन पार्ट 3। ये केस स्टडी रीड ओनली है, आप इससे चाहो तो पढ़ सकते हो। दिस इज जस्ट रीड ओनली, मुझे ऐसा इसका मतलब नहीं लगा। पहला टॉपिक है मेरा कमेंसिंग एंड ऑडिट, रीड ओनली टॉपिक है, नो डाउट। बट ये क्या बोलता है कि विदाउट ए केयरफुल प्लान द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट मे नॉट बी अचीव्ड। ऑब्वियस ही बात है सर, ये चीज तो हम भी मानते हैं कि विदाउट ए प्लान वी कैन नॉट अचीव एनी ऑब्जेक्टिव। लाइक इन सीए फाइनल, इफ वी प्लान टू फेल देन वी कैन नॉट प्लान। बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग कि सर अगर हम लोगों ने सीए फाइनल में अगर प्लानिंग से पढ़ाई नहीं करी है, खाली पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर प्लानिंग से पढ़ाई नहीं करी है तो हम लोग क्या हो जाएंगे, फेल। सेम थिंग इज दैट कि हमारा जो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है कि भाई हमें ट्रू एंड फेयर व्यू लाना है, कि भाई मेरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है। Without a careful plan, the overall objective of an audit may not be achieved. The audit planning is necessary. Audit की planning है ना, वो necessary है to conduct an effective audit in an effective and efficient manner. नीचे टाइमलाइन दे रखा है कि भाई ऑडिट प्लानिंग में क्या होगा, ऑडिट रिक्वेस्ट आएगा, फिर अग्रीमेंट होगा, फिर ऑडिटर का असाइनमेंट होगा, देन हम रिक्वायरमेंट रिक्वेस्ट करेंगे, ऑडिट एजेंडा सेट करेंगे, किसको, ऑडिट को, ऑडिट प्रिपरेशन होगा, ऑडिट का एग्जीक्यूशन होगा, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट इशुएंस होगा, ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट इशू होगी, फाइनल रिपोर्ट इशू होगी, फिर ऑडिट का फॉलो अप होगा, कम्युनिकेशन टू रिजल्ट ऑफ ऑडिट, बाई एनुअल रेमिडिएशन प्लान होगा, रेमिडिएशन प्लान पीरियड अपडेट होगा, एंड एक्शन प्लान सेंड टू ऑडिट सुपर स्पॉन्सर्स। ये सारी चीज़ें होगी। सर एक चीज़ बताइए, अभी हम लोगों ने स्टार्ट करा है कमेंसिंग एंड ऑडिट। यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली व्हाट इज ऑडिट प्लान, इसके क्या फ़ायदे हैं सर, इसके फ़ायदे क्या है, ऑडिट प्लान को करने के फ़ायदे क्या है। व्हाट आर द बेनिफिट्स। सर बेनिफिट्स ऐसा है कि इसको थोड़ा सा बढ़िया सा स्टोरी फॉर्म में, जोरदार स्टोरी फॉर्म में याद करेंगे कि भाई हमारे पास एरियाज आएंगे। आज मेरे पास, मैं कोई एरिया ऑडिट करूँगा तो इसमें इश्यूज आना तय है, तो उसको इशू को रिजोल्व कौन करेगी, मेरी टीम, अलॉन्ग विथ, अगर मेरा कोई जॉइंट ऑडिटर है या बेसिकली कंपोनेंट ऑडिटर है तो वो करेगा। एरियाज मतलब कि अटेंशन देना। बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग के बेनिफिट्स क्या है, ये एक कीवर्ड है, ये एक मेमोरी टेक्निक टाइप है कि भाई इससे आप याद कर सकते हो कि भाई मेरे पास एरियाज आएंगे तो मेरे पास क्या होगा, इश्यूज आएगा तो कौन रिजोल्व करेगा, टीम अलॉन्ग विथ कंपोनेंट ऑडिटर। अभी मेमोरी टेक्निक क्या है बॉस, एरियाज मतलब अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज। व्हाट विल बी द बेनिफिट्स, प्लान करोगे आप तो आप पता लगा पाओगे कि भाई इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है मेरा, इश्यूज आएंगे तो आप क्या कर पाओगे, टाइमली रिजोल्व कर पाओगे किसको, पोटेंशियल प्रॉब्लम को। अभी टीम में आप क्या कर सकते हो, आप प्लानिंग करोगे तो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन कर पाओगे टीम का, प्रॉपर मैनेजमेंट कर पाओगे किसका, ऑडिट एंगेजमेंट का, प्रॉपर सिलेक्शन कर पाओगे किसका, एंगेजमेंट टीम का, डायरेक्ट एंड सुपरवाइज कर पाओगे किसको, एंगेजमेंट टीम को। एरियाज आए तो इंपॉर्टेंट एरियाज को अटेंशन कर पाओगे, इश्यूज आए तो उसको क्या कर पाओगे, टाइमली रिजोल्यूशन,
टीम आई तो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट कर पाओगे, प्रॉपर सिलेक्शन भी कर पाओगे एंगेजमेंट टीम का, एंड डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम। लास्ट वन इज कंपोनेंट ऑडिटर, तो इजी कोऑर्डिनेशन होगा आपका वर्क डन बाय ऑडिटर या अदर ऑडिटर। सो बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिंपल बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग क्या है कि भाई एरियाज आए तो हम लोग एरियाज आएंगे तो इश्यूज आएंगे, इश्यूज को कौन रिजोल्व करेगा, टीम अलोंग विद कंपोनेंट ऑडिटर। एरियाज का मतलब क्या, अटेंशन आप दे पाओगे किसको, इंपॉर्टेंट एरियाज को। इश्यूज आएंगे तो आप क्या कर पाओगे, टाइमली रिजोल्व। और टीम का मतलब क्या कि आप प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो टीम का, प्रॉपर सिलेक्शन कर सकते हो टीम का, एंड डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ टीम अलोंग विद कंपोनेंट ऑडिटर, और इजी कोऑर्डिनेशन होगा टीम का। सर व्हाट विल बी द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग, हमें प्लानिंग कितने एक्सटेंट तक करनी है, ये डिपेंड करेगा, ये इन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। कि पहली बात तो साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ऑडिटी की, कितना बड़ा साइज है, रिलायंस की ऑडिट करने जा रहे हो या संजय लिमिटेड की, माहेश्वरी एजुकेशन की। सो ऑडिट किसकी करने जा रहे हो, रिलायंस लिमिटेड है, बड़ा क्लाइंट है, तो आपका प्लानिंग बहुत ज्यादा डिटेल में रहेगा, बहुत कॉम्प्लेक्स रहने वाला है। पास्ट एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज, अब मेरे पास रिलायंस का ऑडिट आया, क्या मेरे पास पास्ट एक्सपीरियंस है पावर कंपनीज को करने का, क्या मेरे पास एक्सपीरियंस है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को करने का, मेरी टीम के पास या मेरे पास, एंड वेदर देर आर एनी चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस, जैसे एएस से इंडेस में आया, फिर मेरा कारो 2016 से कारो 2020 आया, कोई रिपोर्टिंग और लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से आया। अभी प्लानिंग क्या है सर, प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये सारे रीड ओनली पे रहा है बट आपको ध्यान में होने चाहिए। सर प्लानिंग क्या है, प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, प्लान करते रहना पड़ेगा। जैसे सीए फाइनल में आप फर्स्ट टाइम एक डिटेल प्लान करते हो, फिर आप क्या करते हो कि जैसे जैसे सब्जेक्ट खत्म होती है कि अरे यार, जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते हैं बेसिकली, तो आप क्या करते हो कि अरे यार इसको मुझे इस तरह से नहीं इस तरह से करना पड़ेगा। वैसे ही ऑडिट में भी प्लानिंग क्या है, मेरी कंटिन्यूस प्रोसेस है। सो ये क्या बोलता है कि प्लानिंग इज नॉट ए डिस्क्रीट फेज बट रादर ए कंटिन्यूस एंड इटरेटिव प्रोसेस। ये बिगिन कब होती है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस ऑडिट, पुरानी ऑडिट खत्म होगी और नई ऑडिट स्टार्ट होगी, उससे पहले प्लानिंग हमारा शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। प्लानिंग का मतलब क्या है, प्लानिंग अगर आपको करनी है तो क्या मैटर आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। तो इसका एक बढ़िया शॉर्टकट बनाया, गर्मी है भाई, गर्मी है भाई, गर्मी है, वो वाली गर्मी नहीं, गर्मी मतलब जी मतलब आपका क्या हो गया, जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है ना, कि भाई लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जनरल अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि भाई एंटिटी क्या अप्लाई करती है, एएस या इंडे एस, तो प्लानिंग उस अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। इसमें थोड़े इस पर कम प्रोसेसर रहेंगे, इसमें थोड़े ज़्यादा प्रोसेसर रहेंगे। शेड्यूल 3 है या नहीं है, कारो 2020 की क्या प्रोसेसर रहेगी। फिर आ गया ए फॉर एनालिटिकल प्रोसेसर। एनालिटिकल प्रोसेसर अप्लाई करने के लिए मेरे पास क्या सफिशिएंट डेटा है, एंटिटी क्या मुझे सफिशिएंट डेटा प्रोवाइड कर सकती है, या फिर मुझे जाके क्या करना पड़ेगा, इनवॉइस टेस्टिंग। फिर आता है आर फॉर हो गया रिस्क असेसमेंट प्रोसेसर, मतलब मेरी मटेरियलिटी कितनी है, रिस्क असेसमेंट प्रोसेसर, एंड एम फॉर मटेरियलिटी, मेरा रिस्क असेसमेंट प्रोसेसर क्या क्या रहने वाला है। अभी मुझे रेवेन्यू का कट ऑफ टेस्ट करना है, तो इनवॉइस के अलावा और मेरे पास क्या हो सकता है, लॉरी रिसिट हो सकती है, और मैं क्या कर सकता हूं कि सब्सिक्वेंट कोई डील हुई है क्या जो करंट ईयर में रिकॉग्नाइज होनी चाहिए थी बट वो नहीं की है, उसके इनको टर्म्स करंट ईयर में फॉल कर रहे हैं बट वो नहीं किए। सो रिस्क असेसमेंट प्रोसेसर क्या है मेरे, व्हाट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी, मेरी मटेरियलिटी कितनी है, एंड आई फॉर इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट, मैंने कितना इन्वॉल्व किया है एक्सपर्ट को। सो बेसिकली हम लोगों ने क्या पढ़ा कि प्लानिंग आप कर रहे हो तो ये मैटर आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे कि जनरल अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की, एनालिटिकल प्रोसेसर क्या लगा रहे हो आप, रिस्क असेसमेंट प्रोसेसर क्या है आपके, मटेरियलिटी कितनी है आपकी, मटेरियलिटी कम होगी तो फिर आपको ज्यादा ऑडिट करनी पड़ेगी, ज्यादा प्लान करना पड़ेगा, मटेरियलिटी ज्यादा होगी तो आपको कम प्लान करना पड़ेगा क्योंकि आइटम्स आपके काफी सारे बिलो मटेरियलिटी चले जाएंगे। और लास्ट वन इज अगर आप इन्वॉल्व कर रहे हो एक्सपर्ट को। ये मेरा होता है प्लानिंग का काम खत्म। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप ऑलरेडी कवर्ड इन चैप्टर 1 इग्नोर, यहाँ पे आपको फुल्ली इग्नोर करना है। हमने चैप्टर 1 में इसको डिटेल में खत्म किया है। सर आपने तो 6 पेज खत्म कर दिए। यस सर, ये चैप्टर ही ऐसा है। अब कंटेंट क्या रहेगा ऑडिट प्लान का, बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही जोरदार है। क्या बोलता है कि प्लान्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एंड अदर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर, मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। सो प्लान्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर और अदर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर आपके क्या रहेंगे, कंटेंट ऑफ ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान ऑडिट प्लान है ना, हमेशा मोर रहेगी डिटेल देन
ऑडिट स्ट्रेटेजी। तो ये चीज ध्यान में रखना। एक ये चीज बोलते हैं कि प्लानिंग ऑफ एन ऑडिटर असेसमेंट रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर अकर अर्ली इन द ऑडिट प्रोसेस, हाउएवर planning the nature, timing and extent of specific further audit procedure depend on the outcome of these risk assessment procedures। risk assessment procedure मैंने लगाई, फिर मुझे पता चलेगा कि मुझे इस एरिया में कितना डीप डाइव करना है। रिस्क मेरी लो निकली तो मैं क्या करूंगा, कम डीप डाइव करूंगा, लेकिन रिस्क मेरा हाई निकला तो फिर मुझे ज्यादा डीप डाइव करना पड़ेगा। चेंज कब करना पड़ेगा, प्लान को चेंज कब करना पड़ेगा? सीए फाइनल में प्लान आप चेंज कब करते हो? जब आप कट ऑफ डेट पे पहुंच नहीं पाते हो, या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ जाता है, आपकी फैमिली फंक्शन आ जाते हैं, तो फिर आपको प्लान में चेंज करना पड़ता है। वैसे का वैसे ही मुझे ऑडिट के अंदर भी चेंज करना पड़ेगा। द ऑडिटर में नीड टू मॉडिफाई द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लान ड्यू टू बिलो मेंशन फैक्टर। क्या क्या हो सकता है? अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ गया, जैसे कोविड आ गया था, चेंजेस इन कंडीशंस हो गई, कुछ ऐसी कंडीशंस जो ऑर्गेनाइजेशन और अपने बीच में चेंज हो गई। जैसे अपन ऐसे 210 के अंदर पढ़ते थे कि भाई एंगेजमेंट, अपने को एंगेजमेंट पार्टनर को बिना पूछे एंटिटी ने चेंजेस कर दी कंडीशन या एक्सेप्ट नहीं की कुछ कंडीशंस। और ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर ऑडिट प्रोसीजर, भाई अदर हम लोगों ने सोचा था कि बैलेंस कंफर्मेशन मंगवा लेंगे, लेकिन एक भी बैलेंस कंफर्मेशन नहीं आया तो हमारी प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी। हमें शिफ्ट होना पड़ेगा कि आई हैव टू मेक चेक सब्सिक्वेंट पेमेंट टेस्टिंग फॉर ट्रेड पेबल। सो दीज आर द थिंग, रेस्ट इज ट्रेड रीड ओनली। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 है, जोरदार है, मस्त है, ये पढ़नी पड़ेगी अपन को, इंपॉर्टेंट है। इसके पहले अपन आते हैं अगले चैप्टर पे, अगले टॉपिक पे, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। रीजन भी मैं आपको बताता हूँ, केस स्टडी अपन साथ में करेंगे तो थोड़ी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी कि भाई ऑडिट प्लान, ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्रोग्राम के अंदर डिफरेंस क्या है। अभी ये देखो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या है सर मेरी। सो पहले अपन समझते हैं कि एक आपको मैं सिंपल सा समझाता हूँ कि भाई ऑडिट प्लान, सबसे पहले आता है मेरा ऑडिट स्ट्रेटेजी। सो बेसिकली SPP, स्ट्रेटेजी प्लान, स्ट्रेटेजी हो गया, प्लान हो गया एंड प्रोग्राम हो गया। इसको ऐसे समझो, स्ट्रेटेजी मतलब क्या कि मेटा मोटी डायरेक्शन और ऑब्जेक्टिव। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि हमारी स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह रहेगी कि भाई हमें रेवेन्यू पे ज़्यादा फोकस करना है, परचेज पे ज़्यादा फोकस करना है, बाकी आइटम्स आर ठीक है, मतलब चलेगा, इतना हम लोग फोकस नहीं करेंगे, लेकिन मेरा ये हायर प्रायोरिटी वाले आइटम्स है। अभी ऑडिट प्लान क्या बोलता है मेरे को कि मुझे सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाने हैं या इनवॉइस टेस्टिंग करनी है, या फिर मुझे कौन से जर्नल ऑडिट स्टैंडर्ड लगाने हैं, या फिर मेरा टाइमलाइंस क्या रहेगी या माइलस्टोन क्या रहेगा। लेकिन ऑडिट प्रोसीजर क्या बोलता है कि अगर आप इनवॉइस टेस्टिंग करते हो, सपोज आपने स्ट्रेटेजी बनाई कि भाई मेरे रेवेन्यू इज मेरा हाई रिस्क एरिया। सो आपने बोला कि रेवेन्यू मेरा हाई रिस्क एरिया है, सो आपने बोला कि मेरा ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या रहेगा कि मेरे को रेवेन्यू का अच्छे से ऑडिट करना है। फिर ऑडिट प्लान आप बनाओगे तो ऑडिट प्लान में आप क्या बोलोगे कि 2 चीज़ें हैं, या तो एनालिटिकल प्रोसीजर करो या इनवॉइस टेस्टिंग करो। अभी एनालिटिकल प्रोसीजर करो तो भाई कौन कौन से एनालिटिकल प्रोसीजर करोगे कि भाई टॉप कस्टमर एनालिसिस करो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर वेरिएंस निकालो, ईयर ऑन ईयर वेरिएंस निकालो। ये सब क्या हो गया मेरा, ये 3 चीज़ क्या हो गई, ऑडिट प्रोग्राम। और इनवॉइस टेस्टिंग में जैसे कि भाई मुझे डेट देखनी है, वेंडर का अमाउंट देखना है, रेट देखनी है और क्वांटिटी, ये सब क्या हो गया मेरा ऑडिट प्रोग्राम। सो बेसिकली ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या होता है कि एरिया कौन सा इंपॉर्टेंट है। ऑडिट प्लान क्या बोलता है कि भाई इस एरिया में मुझे क्या चीज़ें करनी है, मुझे क्या प्रोसीजर लगानी है, और ऑडिट प्रोग्राम मेरा स्पेसिफाई करता है, प्रोसीजर स्पेसिफाई करता है। सो बेनिफिट्स क्या रहेगा वो सब अपन पढ़ेंगे। सो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या बोलता है, फैक्टर वाइल कंसिडरिंग फैक्टर्स वाइल एस्टेब्लिशिंग। जब आप ऑडिट स्ट्रेटेजी एस्टेब्लिश करने जा रहे हो तो आपको क्या क्या फैक्टर ध्यान में रखना है। सबसे पहला ध्यान में रखना NCERT, इसका भी बढ़िया एक शॉर्ट फॉर्म बनाया NCERT। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मेमोरी टेक्निक्स प्लीज बनाया करो, तो ठीक है यार, मतलब मैं बनाता हूँ क्योंकि आई हैव टू कवर मतलब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स। सो NCERT, नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज। सो ये पहला क्या बोलता है कि N फॉर नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज। आप कितना टाइम देने वाले हो इस ऑडिट के लिए, आपके पास कितना एक्सटेंट है आपके पास रिसोर्सेज लगाने का, तो उस तरह से आपको ऑडिट स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। अगर आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज तो आप बोलोगे कि मैं रेवेन्यू और परचेज दोनों तरफ फोकस करूंगा अच्छे से। नो डाउट आप ऑडिट क्वालिटी में अंडरमाइन नहीं कर रहे हो, लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह रहेगी। जैसे अपन सीए फाइनल में करते हैं ना कि यार मैं एफआर को अच्छे से मजबूत कर लूंगा, एसएफएम को अच्छे से मजबूत कर लूंगा और ऑडिट को थोड़ा कम ध्यान दूंगा तो चलेगा, ताकि मेरा रिस्क कवर हो जाए। लेकिन
अभी एफआर में भी फिर आप बोलोगे कि चैप्टर वाइज आपका क्या प्लान रहेगा, मुझे कब तक करना है। अब चैप्टर वाइज में आप लिख लिख के करोगे या हाथों से करोगे, सो वो हो गया आपका ऑडिट प्रोग्राम। कौन सा चैप्टर को वेटेज देना है, क्या वेटेज देना है, वो आपका हो गया ऑडिट प्लान। कौन सा चैप्टर कब करना है, वो हो गया आपका ऑडिट प्लान। और ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या होगी कि मुझे एफआर एसएफएम इन पे ज्यादा फोकस रखना है, ऑडिट एंड लो पे मुझे कम फोकस रखना है। तो ये हो गया आपका ऑडिट स्ट्रेटेजी, ठीक है। सो N फॉर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज हो गया। C फॉर कंसिडरिंग रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। इंडिपेंडेंस से मुझे क्या पता चला है, वेदर ऑल माई टीम मेंबर्स आर इंडिपेंडेंट। क्लाइंट जब मैंने एक्सेप्ट किया था तो क्लाइंट कैसा निकला, क्लाइंट अच्छा है, आदमी है या नहीं, तो उस हिसाब से मुझे ऑडिट स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। R फॉर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या, अभी मेरे ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट आर माई ऑब्जेक्टिव फॉर रिपोर्टिंग द ऑडिट, ठीक है ना। एंड T फॉर टीम एफर्ट। टीम के एफर्ट्स कितने हैं, टीम कितना एफर्ट्स लगा पा रही है, टीम का प्रोफेशनल जजमेंट कैसा है, टीम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगा रही है या नहीं लगा रही। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट की कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली क्लाइंट मैन्युफैक्चरिंग में है, सर्विस इंडस्ट्री में है या किस इंडस्ट्री में है। अब सर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी का आपने मेरे को मतलब बताया, फैक्टर कौन कौन से कंसिडर रखने एनसीईआरटी वाले। सो बेसिकली नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, टीम एफर्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट। वापस से एक बार, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज, C फॉर कंसिडरिंग रिजल्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट, R फॉर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव एंड T फॉर टीम एफर्ट्स। सो सर अब ये हम आप बोलोगे कि भाई आपका बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, सर टीम को बेनिफिट मिलेगा। स्ट्रेटेजी से हमेशा टीम को बेनिफिट मिलेगा। किसको, टीम को। टीम मतलब सर, टीम मतलब T फॉर टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कब डिप्लॉय करने हैं, इंटरिम ऑडिट स्ट्रेच पे करने हैं या फिर क्लोज टू की कट ऑफ डेट, माइलस्टोन के क्लोजिंग के टाइम पे करने हैं। E फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसोर्सेज। क्वालिटी कितनी रखनी है, बीकॉम वाले चल जाएंगे या CA रखने हैं, ठीक है ना। सो बेसिकली हम बोल रहे हैं यूज ऑफ अप्रोप्रिएटली एक्सपीरियंस टीम मेंबर फॉर हाई रिस्क एरियाज, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट ऑन कॉम्प्लेक्स मैटर। A फॉर अलोकेशन ऑफ क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में रखना है, स्टॉक ऑडिट कराने जाना है मुझे, टर्न कंपनी का वेयर हाउस बहुत बड़ा है, 1.5-2 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, तो मेरे को 10 टीम रखनी पड़ेगी, 20 टीम रखनी पड़ेगी, ठीक है। M फॉर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। भाई आपको रिसोर्सेज को मैनेज करना भी इजी पड़ जाएगा जब आप स्ट्रेटेजी बनाओगे। आपने कुछ स्ट्रेटेजी इस तरह की बनाई कि भाई मैं जैसे कि सपोज स्ट्रेटेजी मेरी ये कि एफआर एसएफएम में अच्छे से करूंगा, तो अभी इसमें सबसे पहले आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, एक तो आपको टाइमिंग का पता चल जाएगा कि भाई मेरे को कैसे करना है। E फॉर आपको एंगेजमेंट, आपको क्वालिटी किस पे फोकस रखना है, क्वालिटी में आप लेक्चर देखोगे किसके, मेरे देखोगे। A फॉर अलोकेशन आप कितना करोगे, किस क्वांटिटी क्या करोगे, आज कितने अलोकेट करोगे। M फॉर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, फिर आप टाइम मैनेज कैसे करोगे। सो बेसिकली ये हो गया मेरा लिंकिंग विद CA फाइनल की स्टडीज के साथ। अभी कंसिडरेशन इन एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, जबरदस्त है, भयंकर पॉइंट्स है। आप बोलोगे सर ये क्या करवा रहे हो आप, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सो व्हाट आर द कंसिडरेशन व्हाइल एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी आप एस्टेब्लिश कर रहे हो, सो व्हाट आर द फैक्टर विच वी नीड टू कंसिडर। भाई मुझे क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, क्या बातें ध्यान में रखनी है। सो हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई एनसीईआरटी ध्यान में रखना है हमको। ये जो ऊपर है ना एनसीईआरटी, इसको ये क्या दे रखा है, डिटेल में दे रखा है, डिटेल में इधर 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 दे रखा है डिटेल के अंदर। सबसे पहला दे रखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको क्या क्या देखना है, ये पॉइंट्स आपको 10-12 बार आपको पढ़ने ही पड़ेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। फटाफट अपन भी याद करते हैं, कोशिश करते हैं याद करने की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट में क्या बोलता है, सबसे पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये फाइनेंशियल से रिलेटेड है दोनों पॉइंट कि भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपका AS है या इंडस है, तो उसके ऊपर आपको डिपेंड करेगी क्या ऑडिट स्ट्रेटेजी। दूसरा इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, कोई सेक्टर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जो C&AG ऑडिट में जनरली होती है। ऑडिटर के पॉइंट्स क्या हो गया, एक्सपेक्टेड ऑडिट का कवरेज कितना रखना है, ठीक है ना, तो ये चीजें हमें को ध्यान में रखनी पड़ेगी व्हाइल एस्टेब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रेटेजी। नेचर ऑफ कंट्रोल रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट एंड इट्स कंपोनेंट, ये चीज मुझे ध्यान में रखनी है। एक्सटेंट टू विच कंपोनेंट्स आर ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर, अदर ऑडिटर ने कितना एक्सटेंट में ऑडिट किया है। एंटिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है या नहीं करती। एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट, पुराने साल मैंने जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन की है, पुराने साल में जो मैंने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन की है वो करंट ईयर में मेरे कितने काम में आने वाले हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इफेक्ट क्या रहेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइंट पर्सनल एंड डेटा। सो हम लोग क्या बोल रहे हैं बेसिकली, सो फटाफट ध्यान से सुनो कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या तेरा AS है या इंड AS है। दूसरा इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है क्या तेरी,
तीसरा, एक्सपेक्टेड ऑडिट कवरेज क्या रहेगा, नेचर ऑफ कंट्रोल रिलेशनशिप क्या है बिटवीन पेरेंट एंड इट्स कंपोनेंट, एक्सटेंट टू विच कंपोनेंट आर ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर, एंटिटी का यूज ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइंट पर्सनल एंड डेटा। वापस कि भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है तेरा, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है, स्पेसिफिक ऑडिट कवरेज क्या है, नेचर ऑफ कंट्रोल रिलेशनशिप क्या है तेरा बिटवीन पेरेंट एंड इट्स कंपोनेंट, एक्सटेंट टू विच कंपोनेंट आर ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर, एंटिटी यूज का भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, प्रीवियस ईयर के ऑडिट एविडेंस कितने यूज में आ सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या और क्लाइंट पर्सनल एंड डेटा। अभी मेरा आता है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। सो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव में हम क्या बोलते हैं कि एंटिटी का टाइम टेबल, सबसे पहले कि भाई रिपोर्टिंग किस माइलस्टोन में रहेगी। दूसरा, तुम लोग मीटिंग कितनी करोगे। अब रिपोर्टिंग तुमको करनी है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, टाइमिंग और नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, तो तुम कितना मीटिंग करोगे, किस किस के साथ मीटिंग करोगे तुम। देखो किस किस के साथ कर सकते हो, एक तो कंपोनेंट ऑडिटर के साथ, एक मैनेजमेंट के साथ, एक मैनेजमेंट के साथ हो गई, एक मैनेजमेंट के साथ हो गई, ऑडिटर के साथ हो गई, टीम मेंबर के साथ हो गई और थर्ड पार्टी के साथ। 4 जनों के साथ जनरली ऑडिटर मीटिंग करता है। टीम मेंबर के साथ पहली बात तो, दूसरा किसके साथ, ऑडिटी के साथ, बेसिकली मैनेजमेंट के साथ। तीसरा कंपोनेंट ऑडिटर हुआ उसके साथ करेगा, और फोर्थ वन किसके साथ करेगा, थर्ड पार्टी के साथ कर लेगा। और टाइमिंग एंड रिपोर्ट्स क्या होगा, टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स क्या होगा और टाइप क्या होगा। देखो क्वालिफाइड रिपोर्ट है तो ज्यादा डिस्कशन करना पड़ेगा, और अनमोडिफाइड रिपोर्ट है तो कम डिस्कशन करना पड़ेगा। ठीक है, अभी सिग्निफिकेंट फैक्टर और प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी एंड नॉलेज गेन्ड ऑन अदर एंगेजमेंट। सो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि भाई तुम अगर ऑडिट स्ट्रेटेजी बना रहे हो, तुमने ये सोच लिया कि मुझे इस डायरेक्शन में ऑडिट करनी है, तो तुम्हें ये भी देखना पड़ेगा कि सबसे पहले तुम मटेरियलिटी क्या ले रहे हो, सबसे पहले तुम्हारी मटेरियलिटी कितनी ले रहे हो तुम। प्रिलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज, जहाँ पे हायर आरएमएम वाले एरियाज कौन कौन से, एक तो तुम्हारी मटेरियलिटी कितनी है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वाले हायर आरएमएम वाले एरियाज कितने हैं, इम्पैक्ट ऑफ एसेस्ड आरएमएम एट एफएस लेवल, एफएस लेवल पे कितना तुम्हारा इम्पैक्ट आ रहा है, मैनर इन विच एंगेजमेंट टीम, तुम्हारी एंगेजमेंट टीम कितना होशियार है, वो कितना पार्ट ले रहा है, कितना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई कर रहा है, रिजल्ट क्या प्रीवियस ऑडिटर के, क्वालिफाइड रिपोर्ट करी है या कोई डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई की है या कोई प्रीवियस क्वेरीज रिजोल्व नहीं करी है, डिस्कशन ऑफ द मैटर दैट अफेक्ट द ऑडिट फर्म पर्सनल रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग अदर सर्विसेज, जो अदर सर्विसेज दे रही है आपकी फर्म, सो कोई उसको भी कोई मैटर है, उसके साथ कोई डिस्कशन करना है। एविडेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, साउंड इंटरनल कंट्रोल कितना है तुम्हारा। देखो अगर कंट्रोल मजबूत होगा तो स्ट्रेटेजी उस तरह से बनेगी, अगर कंट्रोल वीक होगा तो स्ट्रेटेजी उस तरह से बनेगी। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, ट्रांजेक्शन ज़्यादा तो ऑडिट स्ट्रेटेजी थोड़ी अच्छे से सोच के बनानी पड़ेगी। इंपॉर्टेंस अटैच टू इंटरनल कंट्रोल, अब जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ, भाई आप सीए कर रहे हो और बीकॉम कर रहे हो, तो बीकॉम में तो कोई ऑडिट स्ट्रेटेजी आपको लगेगी नहीं, लेकिन सीए कर रहे हो तो ज़बरदस्त ऑडिट की स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी। सिग्निफिकेंट बिजनेस डेवलपमेंट, कोई बिजनेस डेवलपमेंट हुआ है सिग्निफिकेंट, सपोज पहले मेरी कंपनी स्टील में डील करती थी, अभी वो पावर में भी आ गई, तो ये बिजनेस डेवलपमेंट हुआ सिग्निफिकेंट, तो मेरी ऑडिट स्ट्रेटजी में सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ेगा। सिग्निफिकेंट कोई इंडस्ट्री की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है या स्पेसिफिक डेवलपमेंट हुआ है, इंडस्ट्री मेरी डेवलप हो रही है लेकिन मेरी एंटिटी डेवलप नहीं हो रही है। सिग्निफिकेंट चेंज हुआ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में, जैसे एएस से क्या आया मेरा इंडे एस से, अदर सिग्निफिकेंट रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए। सो हम लोग क्या बोलते हैं कि सर ये थोड़ा बार बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा कि भाई मटेरियलिटी कैसे रही, हायर आरएमएम तो है नहीं है ना, हायर आरएमएम होगा तो उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनेगी, लोअर आरएमएम होगा तो उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनेगी। आरएमएम का इंपैक्ट कितना आ रहा है एफएस लेवल पे, एंगेजमेंट टीम आपकी कितनी होशियार है, और पर्सन जो रेस्पॉन्सिबल है उसके साथ डिस्कस करने हैं, इंटरनल कंट्रोल साउंड है या नहीं है। फिर आपका इंपॉर्टेंस आप कितनी दे रहे हो इंटरनल कंट्रोल को, बिजनेस में कोई डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, और इंडस्ट्री में कोई डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, चेंज हुआ है एफआरएफ में या नहीं, और अदर सिग्निफिकेंट रिसेंट डेवलपमेंट्स। सो सर अगला आता है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज, भूल जाओ कोई काम का नहीं है। अभी आपको डॉक्यूमेंट करना है किसको, ऑडिट प्लान को। तो ऑडिट प्लान में आप क्या क्या डॉक्यूमेंट करोगे, ऑडिट स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट करोगे, ऑडिट प्लान आप डॉक्यूमेंट करोगे, और कोई सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है प्लान के अंदर और उसका रीजन क्या है चेंज का, तो डॉक्यूमेंट कर लोगे। अभी डॉक्यूमेंटेशन से आपको फायदा क्या होगा, आपको की डिसीजन रिकॉर्ड में रह जाएंगे, आपको पता रहेगा कि हाँ यार ये पॉइंट मैंने डिस्कस करा था, इसका ये रिजोल्यूशन निकला और ये पार्टनर डिस्कशन के बाद हम लोगों ने इसको ऐसे क्लोज करा है। सो इट कैन बी प्रॉपरली प्लान, ऑडिट कैन बी प्रॉपरली प्लान इन नेक्स्ट ईयर आपको ये काम में आएगा। फिर आपका रिकॉर्ड ऑफ हो जाएगा नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। आपको पता चल जाएगा कि यार पिछली बार मुझे करीब 1 महीना लगेगा था, इस बार मुझे कम टाइम लगेगा, रीजन भी कुछ एविडेंस मेरे पुराने काम में आ जाएंगे। और आपको ये भी पता है कि मुझे कैसे रिस्क असेस करनी है इस एंटिटी की,
रिकॉर्ड ऑफ रीजन फॉर चेंजेस इन ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान। मुझे ये भी रीजन रहेगा कि भाई मैंने ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान में जो भी चेंजेस किए हैं, और अगर चेंजेस किए तो वो क्यों किए, और उसका रीजन भी मेरा रिकॉर्ड में रहेगा। ऑडिट स्ट्रेटजी है ना, ऑडिट स्ट्रेटजी देखो कैसे सीक्वेंस कैसे रहेगा। सबसे पहले आपकी ऑडिट स्ट्रेटजी बनेगी, फिर ऑडिट प्लान बनेगा, फिर आपका ऑडिट प्रोग्राम बनेगा, ठीक है ना। सो ये हमेशा सीक्वेंस याद में रखना, पहले स्ट्रेटजी आती है, फिर प्लान बनाते हैं, फिर प्लान से अपन क्या बनाते हैं, प्रोग्राम। सो बेसिकली मैंने सीए फाइनल का जैसे केस लिया कि भाई स्ट्रेटजी में मुझे, मेरी स्ट्रेटजी ये है कि मैं FR/SFM में अच्छा स्कोरिंग कर लूंगा, तो ये स्ट्रेटजी हुई। प्लान क्या हुआ कि मैं FR का कौन सा चैप्टर किस दिन करूंगा, ठीक है ना। अब मैं चैप्टर कैसे करूंगा, कौन सी बुक से करूंगा, ठीक है, और लिख के करूंगा या ओरली करूंगा, कौन से क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस रहेगा। सो वो हो गया मेरा ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्लान क्या हो गया, कौन से दिन में क्या क्या करूंगा। ऑडिट स्ट्रेटजी क्या हो गई, मेरी FR एंड SFM। सो दीज आर द थिंग्स। ऑडिट स्ट्रेटजी हमेशा प्रिपेयर होती है बिफोर ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान हमेशा मोर डिटेल रहेगा ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी के लिए, ठीक है। अभी आता है लास्ट में सर ऑडिट प्रोग्राम। सर अपन लोगों ने ऑडिट स्ट्रेटजी पढ़ लिया, ऑडिट प्लान पढ़ लिया, ये दोनों चीजें पढ़ ली। अभी आता है मेरा ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम क्या बोलता है, देखो ऑडिट के अंदर ऑडिट प्रोग्राम क्या बोलता है कि ऑडिट प्रोग्राम इज कॉमनली प्रिपेयर टू अलोकेट वर्क टू टीम मेंबर विच में इंक्लूड द लिस्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड बाय टीम मेंबर। तुझे रेवेन्यू का प्रोसीजर करना है तो तुझे कैसे करना है, तुझे क्या क्या करना है, इनवॉइस को टेस्ट करना है। इनवॉइस में तू क्या टेस्ट करेगा, डेट हो गया, वेंडर हो गया, रेट हो गया, क्वांटिटी हो गया, टैक्सेबल वैल्यू हो गया, GST हो गया, ईवे बिल हो गया, लॉरी रिसिट हो गया, शिपिंग बिल हो गया, कस्टम ड्यूटी के बिल्स हो गए, या ऐसा सब, ठीक है। GST हो गया, अपना हो गया, और सामने वाला वेंडर का हो गया, TDS हो गया, TCS हो गया, ये सारी चीजें तू चेक करेगा। ये हो गया मेरा ऑडिट प्रोसीजर। आप ऑडिट प्रोग्राम फॉर्मुलेट कर रहे हो, सो ये मेरा रीड ओनली है, सो मैं ये नहीं पढ़ रहा था। अभी इंपॉर्टेंट मैटर क्या क्या कंसिडर करने हैं, जैसे अपन ने ऑडिट स्ट्रेटजी में 3 NCERT कंसिडर किया था, वैसे भी यहाँ पे कौन से मैटर है जो हमें कंसिडर करने हैं। तो ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है ना, खाली आप उनको याद रखो, क्योंकि बाहर के अंदर दे रखी स्टोरी। सो अब अपन फटाफट पढ़ते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट मैटर विच नीड टू बी कंसिडर। सो सबसे पहले तो नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, इन विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन एंगेज्ड। सो ऑन हिज फर्स्ट अपॉइंटमेंट द ऑडिटर शुड एग्जामिन इन डिटेल द फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बिजनेस बाय विजिटिंग द क्लाइंट ऑफिस, बाय ऑब्जर्विंग डिफरेंट stages through which document pass before each transaction is authorized and recorded, the record that is kept and the type of the books maintained. In the case of an industrial concern, he must visit the factory to acquaint himself with the different processes of manufacture. सिंपल सा कुछ भी ज्ञान दे रहे हैं, सिंपल सा ये क्या बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, और उसका प्लांट कैसा है, वो सब तुम्हें ध्यान में होना चाहिए। दूसरा, ओवरऑल प्लान क्या रहेगा। ऑडिट प्रोग्राम है ना, एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, ठीक है ना, तो ये इन लाइन विथ हमेशा रहेगा ऑडिट प्लान के लिए, ठीक है ना। अगर ऑडिट प्लान से तुम डाइवर्ट कर रहे हो, अपने आप को डेविएट कर रहे हो, तो उसका रिकॉर्ड करना पड़ेगा आपको रीजन। इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम क्या है, एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है। इंटरनल अकाउंट कंट्रोल का मेरा सिस्टम क्या है कि भाई मेरी इंटरनल ऑडिटर है, उसके बाद मेरा इन हाउस इंटरनल ऑडिटर है, बाहर की भी इंटरनल ऑडिट टीम है। सो पहले इन हाउस इंटरनल ऑडिटर सारी वेरीफाई करती है ट्रांजेक्शन, और आउटसाइड इंटरनल ऑडिटर की टीम है जो सैंपल बेसिस पे IFC टेस्टिंग करनी है। सो मेरे को कंफर्ट आ जाएगा मोटा मोटी कि हाँ भाई चलो इतना सब चेक हो रहा है तो कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। लास्ट हो गया साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की साइज क्या है उसके ऊपर भी प्रोसेसर डिपेंड करेगी। अभी आप बोलोगे कि भाई सेल्स के 1 करोड़ ट्रांजेक्शन है रिलायंस के, क्या आप एक एक चेक करने जाओगे, इनवॉइस टेस्टिंग तो लगा नहीं सकते। तो आपका प्रोग्राम दूसरा क्या रहेगा, एनालिटिकल प्रोसीजर, कि भाई मेरा एक आइटम सेम वेंडर या डिफरेंट वेंडर को सेम डेट पे या डिफरेंट डेट पे, सेम डेट पे, सेम मंथ में और सेम लोकेशन पे प्राइसिंग में क्या वेरिएंस है, क्वांटिटी में क्या वेरिएंस है। सो इन दोनों का आप वेरिएंस निकालोगे, आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई कुछ गड़बड़ी नहीं है। सो ये बेसिकली क्या चीज़ें हो गई मेरी एनालिटिकल प्रोसीजर। फिर आपका हो गया इन्फॉर्मेशन एज रिगार्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बिजनेस, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा क्या है, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिसीज क्या है। सो ये चीज़ें हमें ध्यान में
रखनी है। अब एक बढ़िया चीज़ ये बोलता है कि व्हेन एन ऑडिटर इज अपॉइंटेड टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ द एंटिटी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ऑडिट प्रोग्राम को 3 स्टेजेस में बांटा है इसने कि एक तो ब्रॉड लाइन आउटलाइन आप निकाल लो, दूसरा डेफिशिएंसीज क्या है इंटरनल कंट्रोल में, एक तो ब्रॉड आउटलाइन बना लो प्रोग्राम का, फिर दूसरा डेफिशिएंसीज क्या है इंटरनल कंट्रोल में, और थर्ड वन इज आपको कितने स्पेशल प्रोसीजर लगाने हैं जो अप्लाई करने हैं आपको स्पेशल ऑडिट प्रोसेसर। सो सबसे पहले तो आप ब्रॉड आउटलाइन कर लो, मेरा बोलना हो तो ब्रॉड आउटलाइन कर लो, फिर आप डेफिशिएंसीज निकालो किसमें, इंटरनल कंट्रोल के अंदर, फिर स्पेशल ऑडिट प्रोसीजर देखो कि कौन कौन से मुझे लगाने हैं स्पेशल ऑडिट प्रोसीजर, और एट ईच सब्सिक्वेंट एंगेजमेंट प्रोग्राम रिव्यू होना चाहिए। ईच सब्सिक्वेंट एंगेजमेंट में मेरा प्रोग्राम रिव्यू होना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है प्रीवियस ऑडिट का, इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए अगर प्लानिंग में, इंटरनल कंट्रोल में, अकाउंटिंग एस्टिमेट में, अकाउंटिंग प्रोसीजर में, स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट में, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। एंड आई हैव टू इवेलुएट द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अभी भाई ऑडिट प्रोग्राम कब ऑल्टर हो सकता है? भाई सिंपल सी बात है कि भाई वॉल्यूम ऑफ जो टर्नओवर है सब्सटेंशियली इंक्रीज हो जाता है। मैंने सोचा था कि भाई 100 करोड़ का है तो मैं 10 करोड़ के वाउचिंग कर लूँगा, लेकिन टर्नओवर हो गया 1000 करोड़, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, एनालिटिकल प्रोसीजर। दूसरा हो गया मेरा इंटरनल कंट्रोल। मैंने सोचा था भयंकर इफेक्टिव है, लेकिन पता चला इंटरनल कंट्रोल तो पूरा फेल हो रखा है, तो यह मेरा ऑडिट प्रोग्राम चेंज हो सकता है, ऑडिट स्ट्रेटेजी भी चेंज होगा और ऑडिट प्लान भी चेंज होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज हो गया अमाउंट ऑफ बुक डेट्स में, जो कि मैंने सोचा नहीं था, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, और एसेट्स ऑफ द कंपनी का भी मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है। सो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 and 3। सो यहाँ पे सर हमारा बहुत बड़ा चंक, हमारा चैप्टर 16 पेजेस हमारे खत्म होते हैं, जिसमें हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ी, ऑडिट प्लान, ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोग्राम। ये 3 चीज़ें पढ़ी। अभी फटाफट टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 पढ़ते हैं। 2 और 3 आपके लिए सेल्फ है, बहुत ही ईजी है, लेकिन टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 थोड़ी ज़बरदस्त है, सो वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 क्या बोलता है? XWL Limited was engaged in the dealing in commodity future trading based in Surat. CAP based at Delhi was auditor of the company, बराबर है। The auditor did not even once visit office of the company, एक बार भी उसने विजिट नहीं किया ऑफिस, और उसने ना अंडरस्टैंड किया है नेचर ऑफ द बिजनेस। All the paper and account books were received on mail and audit was concluded. There were also included in his working paper checklist which had a requirement of test checking of cost of raw material and cost of store and spare. There was nothing in his working paper showing understanding of the nature of business. उसने जो वर्किंग पेपर बना रखे थे उसके अंदर भाई ने यूट्यूब ही नहीं डाल रखा था, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस नहीं डाल रखा था कि भाई हम ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका ये प्रोडक्ट है, ये इसमें डील करती है, इसका ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, इसका ये वेयरहाउस है, इसका ये लॉजिस्टिक है, इसका ये बड़ा कस्टमर है, इसका ये बड़ा वेंडर है, वो सब, इसका ये स्ट्रेटेजी रहता है, वो सब। सो व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट अपॉन प्लानिंग ऑफ ऑडिट बाय सीए? ऑब्वियसली बेकार है, लेकिन इसका हम लोग पढ़ते हैं आंसर बड़ा ही जबरदस्त दे रहा है, आपको मजा आ जाएगा। लिटरली अब मैं बोल रहा हूँ, ये आधे पौन घंटे के लेक्चर होते हैं, आप रोजाना देखो, मैं मोस्टली रोजा 1 या 2 दिन में डाल देता हूँ। सो आपके स्टडी मटेरियल्स में भी आपका एक बार गो थ्रू हो जाएगा आपका, फिर आपको खाली याद ही करना है, और याद करने में भी मैं क्या करने वाला हूँ कि भाई आपको जो बोलते हैं ना रिवीजन लेक्चर आपके लिए, वो मैं आपको देने वाला हूँ। सो उसकी भी टेंशन मत लेना। सो ये जोरदार बोलता है। अब यहाँ पे लेके आते हैं हम लोग ऐसे 3 सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं भाई, ये थोड़ा सा ICAI ने इस बार गेम खेला है। ICAI ने बोला कि तुमको जो तुम्हारे सिलेबस में अगर हटाए हमने ऐसे, लेकिन उनका तुमको इंटर लेवल का ज्ञान तो होना चाहिए। तो चलो ये पढ़ते हैं क्या बोलता है आपको। ऐसे 300 क्या बोलता है, देखो मैंने इसका शॉर्ट समरी बताया है कि भाई ऐसे 300 आपको क्या बोलता है कि आपको प्लानिंग करना है ऑडिट इफेक्टिवली प्लान करना है, ऑडिट स्ट्रेटेजी को एस्टेब्लिश करना है, एंड आइडेंटिफाई करना है आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंगेजमेंट, जो हम लोगों ने पढ़ा था किसके अंदर, ऑडिट स्ट्रेटेजी के अंदर, NCRT। तो C फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, जो फैसिलिटेट करेगा क्या, जो डिफाइन करेगा कि भाई मेरी स्कोप क्या रहेगा, मेरा प्लानिंग क्या रहेगा, और नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या रहेगा टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। मुझे पता चलेगा कि जब मैं स्ट्रेटेजी बनाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि भाई मेरा ऑडिट प्रोसीजर क्या रहने वाला है, व्हाट विल बी माय NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है ना। अभी ऐसे 300 की एक फर्दर रिक्वायरमेंट क्या है कि आप डॉक्यूमेंट करो, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी भी डॉक्यूमेंट करो, ऑडिट प्लान भी डॉक्यूमेंट करो, और सिग्निफिकेंट चेंजेस मेड इन ड्यूरिंग द ईयर। ये चीजें हम लोगों ने सारी पढ़ी किसके अंदर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट के अंदर, कि आप डॉक्यूमेंट भी करो प्लान। अब देखो इसमें रटने जैसा कुछ नहीं था, आपको क्या है कि अलग अलग जगह से आंसर को कंबाइन करके यहाँ पे लिखना था। सो रटना अब नहीं चलेगा,
समझना है, समझ के रटना है, समझ के रटना तो है ही यार, ऑब्वियस सी बात है, टेक्निकल जार्गन्स तो आपको रटने ही पड़ेंगे। सो हम क्या बोल रहे हैं कि आप प्लानिंग इफेक्टिवली करो, प्लान इफेक्टिवली करोगे तो आपका क्या होगा कि आपका क्या बोल रहे हैं कि भाई एस्टेब्लिश कर पाओगे आप ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। फिर आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, जो आपको बताएगा कि भाई, जो आपको डिफाइन करने में हेल्प करेगा कि भाई स्कोप एंड प्लानिंग मेरा क्या रहने वाला है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या रहने वाला है, ताकि मैं अचीव कर पाऊँ ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट। मेरी फर्दर रिक्वायरमेंट क्या रहेगी कि मुझे डॉक्यूमेंट करना है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान, एंड अगर कोई चेंज हुआ है ऑडिट प्लान, ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्रोग्राम के अंदर, तो आई हैव टू डॉक्यूमेंट द रीजन फॉर द सेम। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे होता है मेरे 16 पेज खत्म। यहाँ पे मेरा होता है ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट खत्म। फिर अगला चैप्टर हम अगले पार्ट में स्टार्ट करेंगे, बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही जोरदार सीरीज होने वाली है। आपको पूरे के पूरे ऑडिटिंग के, सीए फाइनल ऑडिटिंग के फुल लेक्चर आपको मिल जाएंगे मई 2024 अटेम्प्ट के लिए और इसके बाद के लिए। सो यहाँ पे हमारा खत्म होता है बोस ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट स्ट्रेटजी। फिर हम लोग अब बढ़िया चैप्टर बाद में अगले पार्ट में स्टार्ट करेंगे ऑडिट एग्जीक्यूशन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही जोरदार टॉपिक है। सो फ्रेंड, जाने से पहले एक बहुत बढ़िया काम कर देना। एक बढ़िया काम क्या करना है आपको, बढ़िया सा लाइक करना है, बढ़िया सा क्या करना है, शेयर करना है, बढ़िया सा क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ये प्लीज करना मत भूलना। और आपको बढ़िया लगा है फ्रेंड्स को, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करो कि बोस भाई ये बंदा तो जोरदार पढ़ाता है, तो प्लीज़ एक बार लेक्चर दिखाना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड होप योर प्रिपरेशन इज गोइंग वेल। दिवाली आ रही है, सो एडवांस में हैप्पी दिवाली टू ऑल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच एंड रॉकिंग फॉर द CA एग्जाम्स। थैंक यू।